पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, वाटसन एवं क्रिक मॉडल्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र और सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। किसु केंद्र की कोशिकाओं में डीएनए अणुओं का पराकुंडलन। जैसा कि पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े होंगे कि क्रोमैटिन तंतुओं के सिकुड़े हुए रूप को ही वाल्डेयर ने जो है गुणसूत्र कहा, और मानव की प्रत्येक कोशिका में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनकी औसत लंबाई जो है 1.5 से 8.4 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक कोशिका में जो 46 गुणसूत्र हैं, उन सभी गुणसूत्रों की लंबाई जो है वो नियर अबाउट लगभग जो है 2 मीटर होती है। 2 मीटर जो है लंबाई होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है जो कोशिकाओं की संख्या है, एक स्वस्थ मानव, वयस्क मानव के शरीर में लगभग जो है 10⁻14 कोशिकाओं की संख्या है। अर्थात 1 के आगे 14 जीरो बढ़ावें तो जितना दहलाने पर संख्या आता है, उतनी संख्या जो है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में है। तो मानव शरीर के अंदर जो है जो गुणसूत्र है, पूरे शरीर में जो गुणसूत्र है उसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? तो यहाँ पर जो है एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबे गुणसूत्र है, तो पूरे शरीर में कितनी लंबे गुणसूत्र होगी? तो इसमें 2 का यदि हम गुणा कर दें तो इतना मीटर जो है लंबी गुणसूत्र होगी। 2 × 10⁻14 मीटर पूरे हमारे शरीर में, इस 5 से 6 फीट के शरीर में जो है ये 2 × 10⁻14 मीटर। ये अतिशयोक्ति ही लग रहा है कि 6 फीट के शरीर में जो है इतना मीटर। यदि इसको किलोमीटर में बदल दें तो क्या होगा? 1000 का भाग दे देंगे, 1000 अर्थात 10 क्यूब लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, अर्थात 2 × 10⁻14 - 3 क्या? किलोमीटर। अर्थात यही इसको हो जाएगा 2 × 10⁻11 किलोमीटर। इतना लंबा गुणसूत्र जो है हमारे शरीर में है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है लगभग 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होता है। अर्थात और हमारे शरीर में जो है गुणसूत्रों की लंबाई 2 × 10⁻11 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर है। अर्थात पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, यदि हम 100 बार जो है सूर्य पर जाएं और 100 बार सूर्य से आए तो जितना दूरी होगा उतनी लंबी जो है हमारे शरीर में गुणसूत्र है। और एक कोशिका है जो कि हम पढ़ते हैं कि कोशिका क्या होता है? अति सूक्ष्म होता है। और उसके अंदर जो एक केंद्रक है, एक केंद्रक क्या होगा? और भी अति सूक्ष्म होगा। कोशिका को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो केंद्रक को देखने के लिए भी क्या भाई? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और इसमें 2 मीटर लंबा ये गुणसूत्र है,
तो इसमें केंद्रक के अंदर जो कि अति सूक्ष्म है उसमें 2 मीटर लंबा गुणसूत्र प्रवेश कराने के लिए क्या होगा, इसका संघनन होगा गुणसूत्र का, अर्थात ये सिकुड़ेगा। जैसे देखते हैं कि छोटा सा स्प्रिंग है, छोटा सा स्प्रिंग है और छोटे स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो और बड़ा हो जाता है, अर्थात तो संघनित रूप है, छोटा सा स्प्रिंग है, सिकुड़ा हुआ है। नहीं, वैसे क्या होता है भी कि ये जो है इसमें संघनन होता है, प्रवेश करने के लिए जो है सिकुड़ता है। जैसे हम लोग का जो पॉकेट होता है वो छोटा होता है और हम कहें कि हम अपने पॉकेट में जो है 1000 मीटर लंबे रस्सी लेकर चलते हैं, तो आप कहेंगे अतिशयोक्ति है कि इतना छोटे पॉकेट में जो है, अपने शर्ट के पॉकेट में जो है 1000 लंबी रस्सी, 1000 मीटर लंबी जो है रस्सी लेकर कैसे चलते हैं। तो यदि वो रस्सी जो है, जैसे मान लीजिए धागा है, क्या है, रस्सी है, धागा है, पतला है, और एक जो नलकी जिसे रील हम लोग कहते हैं, उस नलकी में जो है यदि 100 मीटर धागा है तो 10 नलकी हम अपने जेब में रख लिए तो 1000 मीटर हो गया, अर्थात 1 किलोमीटर लंबा हो गया। तो कैसे रखें, वो संघनित है, उसे फैलाकर हम नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार जो है एक गुणसूत्र जो है संघनित होता है, किसमें, केंद्रक में प्रवेश करने के लिए संघनित होता है अर्थात सिकुड़ता है। कैसे सिकुड़ता है, तो इनका सुपर क्वाइलिंग होता है। एक होता है क्वाइलिंग मतलब मोड़ना, और बार बार मोड़ना नहीं, उसे हम क्या सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। जैसे 10 मीटर लंबी रस्सी है, उसको एक बार फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, 5 मीटर हो जाएगा, फिर से फोल्ड कर दिए 2.5 मीटर हो जाएगा। ऐसे बार बार जो फोल्ड करते रहे, मोड़ते रहे, तो एक समय आएगा कि वो रस्सी जो है गेट के समान जो है गोल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ऐसे जो है बार बार जो है इन गुणसूत्रों का, क्रोमेटिन तंतुओं का एक दूसरे के ऊपर बलाइट होना अर्थात लिपटना क्या कहलाता है, सुपर क्वाइलिंग कहलाता है। तो इस जो सुकेंद्रकीय कोशिका है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है पूर्व केंद्र की, जिसमें विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसमें जो है सुपर क्वाइलिंग क्रिया तो आसान होता है, इसलिए कि उसकी संरचना भी आसान होती है, और उनमें जो है डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, एक सूत्रीय होता है। सुपर क्वाइलिंग में थोड़ी जटिलता होती है, क्योंकि इसमें जो है द्विसूत्री डबल हेलिकल जो है स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। तो इनमें सुपर क्वाइलिंग में जो है हिस्टोन्स और कुछ गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स भी जो है भाग लेते हैं। जो प्रोटीन्स, क्रोमेटिन तंतु के जो प्रोटीन्स हैं, उनमें जो है जो क्रोमेटिन तंतुओं से जुड़े हुए प्रोटीन्स हैं, उनमें 90% जो है हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, और 10% जो है गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं। जो 90% हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनका सांकेतिक नाम दिया गया है H1, H2, H2A, H2B, H3 और H4। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 प्रकार के हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, जिनका सांकेतिक नाम है H1, H2A, H2B, H3 और H4 सांकेतिक नाम है। और जो 10% गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, 10% जो है गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, ये कई प्रकार की होती हैं, और गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो है वो हिस्टोन्स प्रोटीन्स की तुलना में जो है बड़ी होती हैं, ऋणात्मक आवेशी होती हैं, संरचनात्मक होती हैं, अर्थात वो हमारी संरचना बनाती हैं शरीर की, क्रियात्मक होती हैं, और 2 प्रकार की और अधिकांश जो है अम्लीय प्रोटीन्स होती हैं। तो जो डीएनए अणुओं के प्राकुंडलन में अर्थात सुपर क्वाइलिंग में बार बार जो है मुड़ना, बार बार लिपटना, द्विगुणन में
अर्थात डुप्लीकेशन में एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण होना डुप्लीकेशन कहलाता है। तो ये जो गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती है ये डीएनए अणुओं के प्राकुंडलन में, द्विकुंडलन में अर्थात द्विगुणन में, लिप्यंतरण में अर्थात डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होना जो है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन में, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इनका नियंत्रण करने का कार्य जो है ये 10% जो गैर हिस्टोन्स प्रोटीन्स होता है ये करता है। तो इसमें डीएनए अणुओं के प्राकुंडलों को जो है हम 3 चरणों में बांटते हैं, 3 स्टेप में बांटते हैं। 3 स्टेप में ये डीएनए मॉलिक्यूल्स का सुपर क्वाइलिंग होता है जिससे जो है ये सीमित स्थान में भी प्रवेश करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो 3 स्टेप में बांटते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप इन सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, और इस फर्स्ट स्टेप में आता है न्यूक्लियोसोम मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप।